चलिए, तो काफी कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, न्यूमेरिकल भी दिए थे आप लोगों को, न्यूमेरिकल करने के लिए भी दिया गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम पढ़ भी चुके हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट अगर हम उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दें तब क्या होगा, वो चीज आज हम पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मैंने बताया था कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलराइजेशन हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाता है। इट मींस डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसको हम कहते हैं इंडक्शन, इसको इंडक्शन कहा जाता है। और ड्यू टू इंडक्शन चार्ज पार्टिकल्स एक कॉर्नर पर और नेगेटिव चार्ज एक पार्टिकल्स पर और कॉर्नर पर और पॉजिटिव चार्ज एक कॉर्नर पर अरेंज होने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को पोलराइजेशन कहा जाता है। और जब वो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक बन जाता है तो उसको कहा जाता है पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ ली थी। आज हम लोगों को पढ़ना था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में जब हम लोगों ने पोलराइजेशन पढ़ा था तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है इस प्लेट पर और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर हम क्या रख देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। तो मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने इसके अंदर रख दिया, तो होगा क्या कि इसके एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज के साइड वाला जो सरफेस रहेगा, इस सरफेस पर, आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज अरेंज हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, और नेगेटिव प्लेट के साइड वाला जो रहेगा प्लेट का, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो साइड रहेगा उस पर क्या चार्ज स्टोर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इस तरह से हमने देखा, मैंने बताया भी था कि यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस प्लेट। इस प्लेट के कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, हम इसको ई नॉट कह देते हैं, ई नॉट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर अगर देखो तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर भी एक फील्ड क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जो जिसकी डायरेक्शन इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगी। इसको हम इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ई डैश से शो करते हैं। ई डैश इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इनसाइड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर। तो ये होता है, अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई डैश की, ई डैश अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहें, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है ई डैश भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि अगर ये पावर बढ़ेगी तो ड्यू टू इंडक्शन चार्जेस स्टोर होते रहेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती चली गई, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ती चली गई, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो अंदर के चार्ज पार्टिकल्स हैं जो एक साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो इतनी एनर्जी पा जाएंगे कि इतनी एनर्जी होने के बाद वो बाहर आ जाएंगे। वो बाहर आ जाएंगे, जब वो चार्ज बाहर आ जाएंगे तो उस कंडीशन को कहा जाता है ब्रेक डाउन कंडीशन। उस कंडीशन को कहते हैं ब्रेक डाउन कंडीशन। बोलो, इसको बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ, ये बढ़ेगा। अगर ये इतना बढ़ जाए कि मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज, मैंने बताया था हर एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज ऐसे, पॉजिटिव चार्ज ये आएगा कंडीशन। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना बढ़ा दिया जाए कि ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल से बाहर निकल आए, होता है डाइलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी या इंडक्शन, जिसे हम इंड्यूस कहते हैं, ये इसका इंडक्शन पावर खत्म हो जाए, वो पावर खत्म हो जाएगी, उसको कहेंगे ब्रेक डाउन कंडीशन। वो ब्रेक डाउन कंडीशन कहा जाएगा जब ये बाहर टूट जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, अपने मॉलिक्यूल से बाहर निकल आएगा, तो उस कंडीशन को कहा जाएगा ब्रेक डाउन कंडीशन। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक मैक्सिमम क्षमता है कि वहां तक कंडक्टर के अलग में कौन होता है, इंसुलेटर, यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की इंसुलेटर की प्रॉपर्टी, इंसुलेटर प्रॉपर्टी बरकरार रह सकती है
इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू जरूर होगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक उसके चार्जेस ब्रेक डाउन ना हो जाएं, उसको कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डेफिनेशन अगर देखें तो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन होगी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन, विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन। ये उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को सहने की क्षमता क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। कुछ समझ में आया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? बोलो। अब नहीं बोलोगे। इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की एक मैक्सिमम कंडीशन होगी, मैक्सिमम क्षमता होगी जिसमें ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस टूटेगा नहीं, इसके मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा। बट अगर वो मैक्सिमम वैल्यू जहां पर जाते ही इसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाए तो उस मैक्सिमम वैल्यू को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्योंकि ये थ्योरी थी, इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें डेरिवेशन नहीं है। अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। हम फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। उसके बीच में, बिटवीन द प्लेट्स के बीच में क्या रख देंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे। तब क्या होगा, ऐसा ही डायग्राम बनेगा, सेम टू सेम यही डायग्राम भी बनने वाला है, बट हेडिंग चेंज होगी। हेडिंग क्या होगी, अभी तक हम लोगों ने हेडिंग क्या पढ़ी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा ये हमें फाइंड करना है। तो मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट सॉरी, और ये नेगेटिव प्लेट। इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, और क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो बाहर की तरफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ई नॉट, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ला करके इसके बीच में हमने रख दिया, प्लेट्स के बीच में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है मैंने बताया था, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस सिंपली इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसमें इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, उसको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया गया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो चौड़ाई है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो चौड़ाई है वो कितनी है, थिकनेस इसे कह सकते हो, इसकी थिकनेस है टी, स्मॉल टी इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस पर रखा गया फील्ड के बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के एक प्लेट पर, एक साइड पर ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड पर ड्यू टू इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएंगे, जिसे हम इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही वो पोलराइज्ड हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। तो इतनी सारी कंडीशंस मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी जो हम लोगों ने कंडीशन मान रखी है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की दूरी यानी प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है, डी है। इस स्पेस में क्या रख दिया गया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया गया। तो अगर हम बात करें, क्योंकि अब यहाँ पर देखा जाए कि जो एरिया था प्लेट्स के बीच का एरिया था, प्लेट्स के बीच का एरिया
इतना एरिया यानी टी थिकनेस तो इसने कैप्चर कर लिया, बचा कितना, बचा ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, ये इतना स्पेस खाली है, ये स्पेस और ये स्पेस खाली है। इसकी डिस्टेंस, इसकी थिकनेस क्या बचेगी, इसकी थिकनेस बचेगी d माइनस टी। देखो ये तो t हो गया, इतना और इतना मिला करके क्या बचेगा, जो एयर जो खाली जगह बची है वो बची है d माइनस टी। ये समझ में आ गया, d माइनस टी बची है। चलिए आगे देखिए, अगर हम ये जानते हैं अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। हम लोगों ने पिछले जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था वहां पर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड किया गया था। क्या फाइंड किया गया था, सी नॉट, हम इसको सी नॉट से लिख रहे हैं, एयर का यानी बीच में कुछ नहीं है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तब कैपेसिटेंस कितना होता है, C is equals to C naught is equals to एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या होता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फॉर्मूला होता है अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की बात करें तो C नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्लैब नहीं रखा होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट, हम E नॉट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, जब हम लोगों ने पढ़ा था गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में बताया गया था कि अगर दो प्लेट्स पैरेलल है, दोनों प्लेट्स पैरेलल रखी गई हैं तो पैरेलल प्लेट का क्या होगा कैपेसिटेंस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंगल प्लेट होती है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है कि सिंगल प्लेट है, डबल प्लेट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने गॉस थ्योरम में पढ़ रखा था। ये तो हो गया भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको और कुछ लिख सकते हैं, अगर इस पर चार्ज q है, प्लेट पर चार्ज अगर q होगा तो सिग्मा की वैल्यू होगी q अपॉन a, वेयर a इज द एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E को, इलेक्ट्रिक फील्ड E को क्या लिखा जा सकता है, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अब अगर बात करें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E डैश, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E डैश, E डैश हम मान लेते हैं, E डैश क्या हो जाएगा, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट, K A एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कांस्टेंट कितना है, क्या है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे कहते हैं k है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होगा तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक फार्मूला होता है हम लोगों ने पढ़ा था, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू k एप्सिलॉन नॉट, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू k एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एप्सिलॉन आ जाएगा तो उसके यहां पर k एप्सिलॉन नॉट लिख दिया हमने। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा भाई E नॉट माइनस E डैश, E नॉट माइनस E डैश, इसमें से इसको माइनस ही तो करना पड़ेगा भाई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, माइनस ही तो होगी, तो हमने क्या कर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दिया। समझ में आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माइनस कर दिया। माइनस करने पर क्या आएगा, तो माइनस करने पर आएगा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन ये वाला k a एप्सिलॉन नॉट। यहां अगर हम कॉमन ले लें q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस 1 अपॉन k मिल जाएगा। समझ में आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे देखिए, समझ में आ गया इतना, भाई बोल
बोला करो यार, बोलते नहीं हो, पता नहीं चलता समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा टोटल पोटेंशियल अब क्या होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल देखिएगा, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नहीं, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे इतने के बीच में, और ई नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे जो स्पेस बचा हुआ है, ई नॉट डी माइनस टी के साथ, ई नॉट डी माइनस टी के साथ। समझ में आया? अब देखो आपको सारी वैल्यूज पता है, ई नॉट आपको पता है, ए अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है ई नॉट की वैल्यू, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है, डी माइनस टी आपको डी माइनस टी ही रखे रहना है, ई की वैल्यू क्या है, ये है ई की वैल्यू, आप यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना कर लोगे, मैं छोड़ रहा हूँ इसको आप लोगों के लिए, ठीक है? बोलो यार, हाँ बोलते नहीं हो तुम लोग, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसके आगे सॉल्व कर लेना। रब कर रहे हैं, देखो अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो सारे टॉपिक्स अब खत्म हो चुके हैं, इस चैप्टर के सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अगर आप बुक्स उठाओगे या अपनी एनसीईआरटी उठाओगे तो एनसीईआरटी में आप लोगों को एक टॉपिक और एक्स्ट्रा मिलेगा, वो है वॉन डे ग्राफ जनरेटर। एनसीईआरटी हो, एसएल अरोरा हो, एससी वर्मा हो, आप कोई भी रेफरेंस बुक भी उठाओगे, आप एनसीईआरटी भी देखते हो, तो आपको एक टॉपिक और मिलने वाला है इसके बाद, यानी लास्ट टॉपिक ये था, इसके बाद एक टॉपिक और मिलेगा, वो होगा वॉन डे ग्राफ जनरेटर, जो इस बार आपके कोर्स से हटा दिया गया है। वॉन डे ग्राफ जनरेटर इस बार आपके कोर्स से हटा दिया गया, हालांकि पिछले साल भी हटा दिया गया था, बट इस साल तो पूरी तरीके से हटा दिया गया, तो आपको वॉन डे ग्राफ जनरेटर नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से देखा जाए तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वॉन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, मैं ब्रीफ बता देता हूं आप लोगों को। वॉन डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो हाई पोटेंशियल को स्टोर करने के काम आता है, यानी बहुत ज्यादा पोटेंशियल अगर है तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल कैसे स्टोर करेंगे भाई, ज्यादा पोटेंशियल स्टोर करने के लिए आपको ज्यादा चार्जेस की जरूरत पड़ेगी, तो चार्ज कहाँ स्टोर करेंगे, तो इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है कि चार्ज को स्टोर किया जा सके, हाई एरिया में चार्ज को स्टोर किया जा सके, क्योंकि चार्जेस का स्टोर होना इतना आसान नहीं है, चार्जेस को स्टोर करना, उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं, उन सेटअप्स को किया जाता है तब जाके चार्जेस स्टोर होते हैं, और चार्जेस स्टोर हो जाएंगे तो फिर आगे चल करके कहीं ना कहीं काम देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत आती है, खास करके जो आप न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की साइज वगैरह मेजर करने में, इन सब चीज़ों में हाई एक्सेलरेटेड चार्ज चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बहुत बढ़ाया जाता है, बट इतनी हाई स्पीड मिलेगी कहाँ से, जब तक एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी स्पीड ज़्यादा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एनर्जी होती है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है, जितनी ज़्यादा आप एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो उतनी ज़्यादा स्पीड से भागेगा। तो हाई स्पीड यानी न्यूक्लियस की साइज वगैरह मेजर करने के एक्सपेरिमेंट में जिसमें हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, जितनी हाई वोल्टेज लगभग 10 टू द पावर 7 वोल्ट का, 10 टू द पावर 7 वोल्ट का मतलब समझ सकते हो 1 करोड़ वोल्ट के लगभग एनर्जी की जरूरत पड़ती है चार्ज इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हाई स्पीड से। तो उसमें एक्सपेरिमेंट में, उस एक्सपेरिमेंट में इसका यूज किया जाता है। फिलहाल कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे हैं काफी दिन से, कैपेसिटर के क्या क्या यूजेस हैं, तो आप लोग कैपेसिटर का यूज जानते भी होंगे शायद, कंडेंसर जिसे जानते हो आप लोग, कंडेंसर क्या होता है, कैपेसिटर ही होता है। कभी कंडेंसर देखना, कंडेंसर को देखना, उसमें लिखा होगा कैपेसिटर, देखना आप कभी, अगर कंडेंसर आपके फैन में लगा ही होगा, अगर मन कर जाए उसको ओपन करके खोल करके उसको देखना, तो कैपेसिटर उसमें लिखा होगा, और उसमें उसकी मेजरमेंट भी लिखी रहेगी 2.5 माइक्रोफैरेड ऐसे करके, मिली माइक्रोफैरेड लिखा होगा, म्यू एफ करके लिखा होगा। माइक्रोफैरेड में होता है,
मिली फैरेड में होता है, मिली फैरेड में नहीं होता। जो आप कैपेसिटर यूज करते हो, जो आप कंडक्टर यूज करते हो, इसमें कंडेंसर यूज करते हो, फैन में कंडेंसर लगा होता है, देखा होगा सभी ने, देखा है। कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर ही है वो, उसे कैपेसिटर ही कहते हैं। आप देखे होंगे कि जब आप कंडेंसर को उठाइए, कंडेंसर को लगा करके आप जो बोर्ड होगा, बोर्ड की दोनों जो पिंस होती हैं, एक तार दूसरे पे, एक तार दूसरे में लगा करके स्विच ऑन कर लीजिए, तो कंडेंसर चार्ज हो जाता है। कंडेंसर चार्ज यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। अंदर दो वायर जो आपको निकली हुई दिखाई देती है कंडेंसर में से, अंदर दो प्लेट्स लगी होती है, वो दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होते हैं। तो आप कैपेसिटर को अगर आप दोनों तार लगा करके, जैसे आप मोबाइल चार्जर लगाते हो, दो पिन उसमें होती है ना, तो सेम उसी तरह से पिन आप दो तार आप उसमें लगा करके और स्विच ऑन कर दीजिए, कंडेंसर चार्ज हो जाएगा, यानी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फिर आप दोनों तार को निकाल करके आपस में ज्वाइन करा दीजिए, वो एक स्पार्क होगा, आप देखोगे कि एक चिंगारी निकलती है। चिंगारी निकलने का मतलब है कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। कैपेसिटर को हमने डिस्चार्ज कर दिया। लगाया क्यों जाता है, क्योंकि होता क्या है, कई कंडीशंस में, कई कई जगहों पर वोल्टेज कम ज्यादा होता रहता है। कम ज्यादा होने के कारण से जो एप्लियंस होते हैं हमारे, चाहे वो फैन हो, फ्रिज हो, एसी है, ये सब सारी चीजें खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर वोल्टेज घट बढ़ रहा है तब। कैपेसिटर क्या करता है, बीच में अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो कैपेसिटर क्या करता है, सारी इलेक्ट्रिसिटी जो उसके पास आती है, पहले वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेता है, जितना चार्ज उसके अंदर क्षमता है उतनी चार्ज को वो स्टोर कर लेगा। उसके बाद फिर फैन को वो उतनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, क्योंकि उसके पास वो चीज स्टोर हो चुकी है, वो उतना चार्ज स्टोर हो चुका है। तो इससे उसके जो फैन होंगे, उस फैन के जलने के चांसेस कम हो जाते हैं। वोल्टेज कम डाउन जहाँ पर ज्यादा होता है, ज्यादा एक्यूमुलेट करता है, वहां पर इसकी जरूरत खास करके पड़ती है। हमारे शहरों में तो ज्यादा तक जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रिस्क ना लिया जाए इसलिए कंडेंसर लगा दिया जाता है। अगर आप कंडेंसर नहीं भी लगाते हो तब भी आपका फैन चलेगा, बशर्ते वोल्टेज कम ज्यादा होने पर उसके जलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि अचानक से वोल्टेज बढ़ने से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी और तार टूट सकती है, इस तरह से वो जल जाता है। जलता क्या है, तार टूट जाती है, बीच से सर्किट टूट जाती है, फैन खराब हो जाता है। फैन खराब होने का मतलब कॉइल होती है, फैन में आपने देखा भी होगा कॉइलिंग होती है। कॉइल क्यों की जाती है उसका रीजन हम कुछ सेकंड, जब अगले चैप्टर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म में बताया जाएगा कॉइलिंग क्यों की जाती है, कॉइल करने से क्या फायदा है, क्यों ऐसा होता है कि हम कॉइल अगर नहीं करेंगे तो फिर करंट जल्दी प्रोड्यूस होगी या समथिंग, क्या कारण है उसके, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी तक किसी को कोई समस्या इस चैप्टर से रिलेटेड? समझ में आ गया डेली लाइफ में कैपेसिटर कहाँ पे यूज होता है? इतना चैप्टर खत्म है आज से, चैप्टर कंप्लीट। अगर आप न्यूमेरिकल लगाओगे, आप लोग न्यूमेरिकल लगाते हो, नहीं आता है पूछोगे तो बताया जाएगा, नहीं पूछोगे तो मैं कल से नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैग्नेटिज्म। अगर आप लोग क्वेश्चन आज पूछते हो, मेरे पास व्हाट्सएप आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो कल मैं उन क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपको लाइव क्लास में बताऊंगा। और अगर नहीं आता है तो मैं सिंपल सा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे आपकी इच्छा से। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद फिर मैग्नेटिज्म आएगा। कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे नया चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मर्जी आपकी है, अगर आप सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल मेरे पास आएंगे तो मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा कल, अदरवाइज मैं नया चैप्टर कल से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर की नोट्स शायद मैंने दे दी थी। इस चैप्टर की नोट्स स्टार्टिंग में दे दी गई थी, सेकंड चैप्टर की नहीं दी गई थी। सेकंड चैप्टर की नोट्स मैंने स्टार्टिंग में दे दी थी, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर की बची है, चलो मिल जाएगी नोट्स अगर चाहिए तो। पर्सनल तो नहीं, मैं ग्रुप में भेज दूंगा सर, ग्रुप में दे दूंगा, सभी लोग को मिल जाएगी। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सबको मिल जाएगी। हाँ हाँ। उसके बाद थर्ड चैप्टर की नोट्स मैं अभी बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा हाथ अभी देख ही रहे हो, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा। तो थर्ड चैप्टर की नोट्स कुछ दिन बाद मिलेगी, लेकिन हाँ चैप्टर खत्म होने से पहले मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर पे टाइप भी करना है, तो कंप्यूटर पे टाइप भी नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रही है, उंगली दर्द कर रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इस वजह से मैं टाइप भी नहीं कर पाऊंगा कि हाँ टाइप नोट्स आपको दे दूँ, या लिख भी नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल अगर जब हाथ सही हो जाता है तो मैं आपको नोट्स जल्दी से जल्दी बना करके दे दूँगा। ठीक है, थर्ड चैप्टर की नोट्स आपको जल्दी मिल जाएगी। फिलहाल कल से स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। अगर आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे तब, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेरी होगी, तो कल मैं उसको सॉल्व कराऊंगा।